नमस्कार दोस्तों, विकी की पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत। दोस्तों, आज से मैं 12वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें मैं समष्टि अर्थशास्त्र की बुक को, जो कि टी.आर. जैन बुक है, जो कि हेल्थ बुक है एनसीईआरटी की, जो कि बिल्कुल पूरी एनसीईआरटी पे ही बेस्ड हैं, इन 10 के 10 चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा अवधारणा आधारित, जो कि आपको इन सारे चैप्टरों को समझने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। इससे पहले मैं आपको ये सारे चैप्टर्स पढ़ा चुका हूँ, इनके एमसीक्यू क्वेश्चंस भी करा चुका हूँ। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है और आई बटन पे भी मैंने लिंक दिया है, वहाँ के जाके आप देख सकते हैं। आज से मैं आपके लिए पहले चैप्टर के इम्पॉर्टेंट 15 जानकारी योग्य एवं अवधारणा आधारित प्रश्नों को डिस्कस करूंगा, इनके फंडामेंटल बेस के साथ। अगर आज का वीडियो आप पूरा अंत तक देख लेते हैं तो यकीन मानिए आपको पहला चैप्टर समझने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। बट दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए अब फाइनली वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को। भाई, पहला क्वेश्चन है हमारा कि एक अर्थव्यवस्था के 4 क्षेत्रों के नाम बताइए। अब यहाँ पे एक अर्थव्यवस्था के जो 4 क्षेत्र हैं, इनको समझने, इसके आंसर को समझने के लिए पहले मैं आपको इसका फंडामेंटल बेस समझा देता हूँ थोड़ा सा। तो देखिए, जिससे आपको ये समझने में दिक्कत ना हो। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि अर्थव्यवस्था क्या होती है। अर्थव्यवस्था, भाई अर्थव्यवस्था का मतलब होता है, अर्थ का मतलब होता है आर्थिक क्रिया, और व्यवस्था का मतलब होता है व्यवस्था, यानी आर्थिक क्रियाओं की व्यवस्था करने को हम क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब इम्पॉर्टेंट बात आती है कि ये आर्थिक क्रिया क्या होती है। भाई, आर्थिक क्रिया वो क्रिया होती है जो सीमित संसाधनों से जुड़ी हुई क्रिया होती है। अब प्रश्न उठता है कि भाई सीमित संसाधन क्या होते हैं? भाई बहुत ही सिंपल, जैसे कि कोयला हो गया है, जैसे कि पेट्रोल हो गया, या फिर हम कहें कि जैसे कि हमारे फल हो गए, सब्जियां हो गए, अनाज हो गए, ये सभी सीमित संसाधन हैं, क्योंकि इनकी मांग तो बहुत ज़्यादा है जबकि पूर्ति प्रगति की तरफ से कम है। तो आपको ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि अर्थव्यवस्था क्या होती है। अर्थव्यवस्था होती है आर्थिक क्रियाओं की व्यवस्था करना। जैसे भारत में जितना भी क्षेत्र है, मान लीजिए ये मैं भारत का नक्शा बनाऊं, मान लीजिए ये भारत है। अब इस पूरे भारत में जहाँ पे भी आर्थिक क्रियाओं की व्यवस्था की जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था। क्या कहते हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था का मतलब एक ऐसे प्लेटफॉर्म से है जहाँ पर आप अपनी आर्थिक क्रियाओं की क्या करते हैं? व्यवस्था करते हैं। अब यही जो अर्थव्यवस्था है ना, इसके 4 क्षेत्र होते हैं। पहला क्षेत्र क्या होता है? परिवार क्षेत्र। यानी देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि ये जो अर्थव्यवस्था है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है आर्थिक क्रियाओं की व्यवस्था करना। और आर्थिक क्रियाओं की व्यवस्था का आर्थिक क्रिया मतलब क्या हो गया? जो सीमित संसाधनों से जुड़ी हुई होती है। सिंपल सी बात। अब ये जो अर्थव्यवस्था में क्या होता है? आर्थिक क्रियाओं की व्यवस्था की जाती है। अब आर्थिक क्रियाओं की व्यवस्था की जाती है तो उन आर्थिक क्रियाओं को कौन कौन करता है? कौन कौन उन आर्थिक क्रियाओं में पार्टिसिपेट करता है? तो पहला क्षेत्र होता है हमारा परिवार क्षेत्र, जो कि अपनी कारक सेवाएं देता है और बदले में कारक आय प्राप्त करता है, और उसी कारक आय से अपने जीवन यापन के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं तथा सेवाओं को खरीदता है। पहली बात आपको क्लियर हो गई। दूसरा क्षेत्र होता है हमारा उत्पादक क्षेत्र, जो कि परिवार क्षेत्र से क्या करता है? बहुत ही सिंपल, परिवार क्षेत्र से उनकी कारक आय या तो खरीदता है या फिर भाड़े पे लेता है, और उसके बदले में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन करता है और उसकी बिक्री करके लाभ कमाता है।
ठीक है। तो पहला जो हमारा क्षेत्र है वो है परिवार क्षेत्र, दूसरा है हमारा उत्पादक क्षेत्र और तीसरा है सरकारी क्षेत्र। अब सरकारी क्षेत्र क्या करता है? सरकारी क्षेत्र आर्थिक क्रियाओं की व्यवस्था करता है कि वो सुचारू रूप से चलती रहे और किसी प्रकार का कोई गमन यानी धोखाधड़ी ना हो। सरकारी क्षेत्र परिवार क्षेत्र से प्रत्यक्ष कर वसूलता है और उन्हें आर्थिक सहायता भी देता है। ऐसे ही उत्पादक क्षेत्र को भी ये आर्थिक सहायता भी देता है। और सिंपल सी बात है दोस्तों, ये उत्पादक क्षेत्र से क्या लेता है? अप्रत्यक्ष कर भी वसूलता है। भाई 3 क्षेत्र तो हमारे हो गए, ये हमारे होते हैं देशी व्यापार से जुड़े हुए, यानी देश के आंतरिक व्यापार से जुड़े हुए होते हैं। पर जब हम देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ देते हैं तो एक और क्षेत्र आ जाता है जिसका नाम है विदेशी क्षेत्र, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? शेष विश्व क्षेत्र भी कहते हैं। अब शेष विश्व को हम विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्यात भी करते हैं, आयात भी करते हैं। भाई निर्यात भी करते हैं और निर्यात करते हैं, उनसे आयात भी करते हैं। पूंजी को हम देते भी हैं, पूंजी को लेते भी हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर आप देखा जाए कि अर्थव्यवस्था का मतलब है आर्थिक क्रियाओं की व्यवस्था करना, और इस आर्थिक क्रियाओं की व्यवस्था यानी इन आर्थिक क्रियाओं को करने वाले 4 लोग होते हैं। पहला परिवार, दूसरा उत्पादक, तीसरा सरकार और चौथा विदेश। तो आई होप कि आपको पहला क्वेश्चन पूरी तरीके से समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं। भाई देखिए अंतिम वस्तुएं, देखिए एक देश की जो अर्थव्यवस्था होती है, अगर मैं आपको ये बात कहूँ, एक देश की जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें विभिन्न प्रकार की वस्तुओं तथा सेवाओं का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। विभिन्न प्रकार की वस्तुओं तथा सेवाओं का निर्माण किया जाता है। अब वो 4 प्रकार की मेन वस्तुएं होती हैं। एक होती है हमारी अंतिम वस्तुएं, एक होती है हमारी मध्यवर्ती वस्तुएं, एक होती है हमारी उपभोक्ता वस्तुएं और एक होती है हमारी पूंजीगत वस्तुएं। इन किन्हीं 2 में आपसे डिफरेंट पूछा जा सकता है या एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं। अभी आप ये क्वेश्चन आप अंत तक बने रहेंगे तो यकीन मानिए आपको इन चारों का बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो देखिए सबसे मेन अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं? अगर मैं इसे अपने शब्दों में कहूं कि अंतिम वस्तुएं उन वस्तुओं को कहा जाता है जो अंतिम प्रयोगकर्ता के लिए प्रयोग के लिए तैयार होती है। जैसे एग्जाम्पल, ये जो बुक है ये एक अंतिम वस्तु है, क्योंकि मुझे इसको पढ़ना था तो ये तैयार थी। ठीक है, बहुत ही सिंपल। अंतिम वस्तु क्या होती है? जैसे ये अंगूठी, अब ये अंगूठी बन के तैयार थी तो इसको मैंने पहन लिया। तो भाई अंतिम वस्तु वो वस्तु होती है जो अंतिम प्रयोगकर्ता के लिए उपभोग के लिए क्या होती है? तैयार होती है। जैसा कि यहाँ पे लिख भी रखा है कि भाई अंतिम वस्तुएं वह वस्तुएं हैं जो उत्पादन की सीमा रेखा से पार कर चुकी है, यानी उत्पादन रेखा को पार कर चुकी है। मतलब जहाँ पे इनका निर्माण हुआ था ना, कारखाना या फैक्ट्री, वहाँ से निकल के अब ये बाजारों में आ गई है बिकने के लिए और अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा प्रयोग के लिए तैयार होती है। और जो अंतिम प्रयोग करता है, जो अंतिम प्रयोग करता है उसके लिए ये तैयार भी होती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको सेकंड क्वेश्चन भी समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होती हैं। भाई मध्यवर्ती वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जो उत्पादन की सीमा रेखा के अंदर होती है, यानी कारखानों के अंदर होती है। यानी ये रेडीमेड जो रेडी गुड्स होती हैं उन्हें तो हम क्या कहते हैं? अंतिम वस्तुएं। और जो रेडी नहीं होते हैं, कच्चे माल के रूप में हम जिन्हें प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, इस अंगूठी को बनाने के लिए लोहे का इस्तेमाल किया गया या पीतल का इस्तेमाल किया गया, तो वो जो पीतल है या जो लोहा है वो क्या है? मध्यवर्ती वस्तु। और जो बनकर अंगूठी तैयार हो गई वो क्या हो गई? अंतिम वस्तु। बहुत ही सिंपल सी बात, इसमें कुछ है ही नहीं दोस्तों, बहुत ही सिंपल सी बात है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल। तो मध्यवर्ती वस्तुओं का अगर और अंतिम वस्तुओं का मैं अगर आपको और एग्जाम्पल दूं तो देखिए बहुत ही सिंपल। ये जो किताब
ये जो किताब है ये किससे बनी है? कपास से बनी है, यानी नेचुरल सी बात है, कागज से। जो कागज था ना वो इसकी क्या थी? मध्यवर्ती वस्तु। अब ये जो किताब, जो टी.आर. जैन की किताब है, ये बनके जो तैयार है, ये जो मैं इसका उपभोग कर पा रहा हूँ, आप भी उपभोग कर पा रहे हो, तो ये क्या है? हमारी अंतिम वस्तु है। इस पे भी मैंने डिटेल वीडियोस बना रखे हैं, आप मेरी प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अब आप आ जाता है कि मध्यवर्ती उपभोग की परिभाषा कीजिए। अब मध्यवर्ती उपभोग की परिभाषा कीजिए, यानी मध्यवर्ती उपभोग क्या होता है? बहुत ही सिंपल सी बात, अगर मैं इसे अपने शब्दों में समझाऊं तो सिंपल सी बात, आप किसी भी वस्तु को बनाने के लिए जो कच्चे माल का प्रयोग करते हो वही मध्यवर्ती उपभोग कहलाता है। जैसे मध्यवर्ती उपभोग से अभिप्राय उस व्यय से है जो उत्पादक मध्यवर्ती वस्तुओं की खरीद पर करते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल देते हैं, ये जो किताब है, मान लीजिए मैं अपनी किताब खुद छपवाना चाहता हूँ, तो मैंने प्रिंटिंग पे कितना खर्च किया, मैंने उस मशीन पे, मैंने पब्लिशर को कितना दिया, एडवर्टाइजमेंट कागज पे कितना दिया। तो बहुत ही सिंपल है, मध्यवर्ती उपभोग उस उपभोग को कहते हैं जो एक उत्पादक अपनी वस्तुओं को तैयार करने में जो भी खर्चा करता है। बहुत ही सिंपल। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे मान लीजिए स्केच कलर्स हैं, इस स्केच कलर को बनाने के लिए, इनको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए इसका रॉ मटेरियल हो, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो, वाटर बिल हो, लेबर्स की वेजेस हो, सब कुछ मिला के जो भी मैंने खर्च किया ना इसकी लागत पे, वही इसकी क्या कहलाएगी? मध्यवर्ती उपभोग कहलाएगा। तो आई होप आपको पहले 4 क्वेश्चन तो समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं उपभोग वस्तुओं से आप क्या समझते हैं? उपभोग वस्तुएं, देखिए, एक होती है मध्यवर्ती वस्तुएं। मध्यवर्ती वस्तुओं का प्रयोग हम अंतिम वस्तुओं को बनाने के लिए करते हैं, जबकि उपभोग वस्तुओं से आप क्या समझते हैं? मतलब क्या? तो उपभोग वस्तुएं क्या होती हैं? जिन्हें हम अपनी व्यक्तिगत आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जिस मोबाइल पे अगर आप ये जो वीडियो देख रहे हैं वो आपका पर्सनल मोबाइल है, तो वो कैसी वस्तु हो गई? आपकी उपभोग, मतलब उपभोग वस्तु हो गई। तो उपभोग वस्तुओं को आप सिंपली कह सकते हैं कि ये उपभोक्ता वस्तुएं होती हैं, जो एक उपभोक्ता जो अपनी व्यक्तिगत आवश्यकता की पूर्ति के लिए किसी वस्तु का उपभोग करता है, उन्हें ही हम उपभोग वस्तु कह सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिख भी रखा है कि उपभोग वस्तुएं, जिन्हें उपभोक्ता वस्तुएं भी कहा जाता है, वह वस्तुएं हैं जिनका मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए प्रत्यक्ष रूप से उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए परिवार द्वारा आइसक्रीम और दूध का प्रयोग। जैसे इस किताब का भी मैं प्रयोग कर रहा हूं, तो ये भी एक उपभोक्ता वस्तु है दोस्तों। अब बात करते हैं कि ये जो उपभोक्ता वस्तुएं हैं ना, इन्हें भी कुछ पार्टीशन किया जाता है कि एकल उपभोक्ता वस्तुएं, अर्ध वाली उपभोक्ता वस्तुएं, स्थायी वाली। तो उपभोक्ता वस्तुओं का भी वर्गीकरण है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एकल उपयोग उपभोक्ता वस्तु अथवा गैर टिकाऊ वस्तुओं की परिभाषा दीजिए। यार बहुत ही सिंपल, जिसका आप केवल एक बार प्रयोग कर सके। जैसे आप चिंगम खाते हो, यानी मान लीजिए आपने कहते हैं सेंटर फ्रेश खाई, तो सेंटर फ्रेश एक बार खाओगे और थूक दोगे, है ना, दोबारा तो नहीं खा लोगे उसको। तो एकल उपभोग वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जिनका हम केवल एक बार उपभोग कर सकते हैं। जैसे बटर और जाम हो गया, या आपने सब्जी रोटी हो गई, एक बार ही खाओगे ना, दोबारा तो नहीं खा पाओगे उसको। तो जिस वस्तु का हम केवल एक बार उपभोग कर सकते हैं, तो उसे हम एकल उपभोग वस्तुएं कहते हैं। तो देखिए, एकल उपभोग अथवा गैर टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं वह वस्तुएं हैं जिनका उपयोग के लिए बार बार उपयोग नहीं किया जा सकता, हम केवल इसका एक ही बार उपयोग कर सकते हैं। इस बात का आपने याद रखना है। अर्ध टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं क्या होती हैं? बहुत ही सिंपल, जो ना तो बहुत समय तक जिनका हम उपभोग कर सकते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि केवल हम एक बार कर सकते हैं। हम बीच का रास्ता, जैसे कि हम कपड़े, जैसे कि ये जो मैंने टी शर्ट पहन रखी है,
तो इसका हम प्रयोग कब तक कर सकते हैं, 1 साल या उससे कम समय या उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा समय। तो अर्ध टिकाऊ वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं दोस्तों जिनका हम क्या करते हैं, कुछ ही समय के लिए उपभोग किया जा सकता है। जैसे कि आपके कपड़े हो गए, पेन हो गए, पेंसिल हो गए, है ना, ये सब अर्ध टिकाऊ वस्तुएं होती हैं। तो देखिए अर्ध टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं वह वस्तुएं हैं जिनका उपयोग 1 वर्ष या उससे कुछ अधिक समय के लिए किया जा सकता है। ये वस्तुएं बहुत ऊंचे मूल्य की नहीं होती। जैसे आपने एक टी शर्ट खरीदी 300 रुपये की, 1 साल 1.5 साल आपने उसको रगड़ दिया, फिर खराब हो जाएगी ना। ऐसा तो नहीं है कि सालों साल वही चलती रहेगी। तो अर्ध टिकाऊ वस्तुएं उन वस्तुओं को कहते हैं जिनका उपभोक्ता 1 वर्ष या उससे कुछ अधिक समय तक उपयोग कर सकता है, और ये ज़्यादा कीमतों की नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि 1 लाख 2 लाख रुपए की मिलती है। ये 300-400-500 रुपये तक की चीज़ें होती हैं, 1000-2000 रुपये तक की चीज़ें होती हैं। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां कि भाई उत्पादक वस्तुओं का क्या अर्थ है। अब भाई उत्पादक वस्तुएं उन वस्तुओं को कहते हैं जो उत्पादक खरीदता है अपने व्यापारिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। जैसा कि यहाँ पे लिख भी रखा है, देखिए बहुत सिंपल सा लिख रखा है, उत्पादक वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनका आगे उत्पादन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये कच्चा माल जैसे कुर्सी बनाने में लकड़ी का प्रयोग या स्थिर परिसंपत्तियों के प्रयोग के लिए की जाती है। जैसे देखिए ना दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। अगर मैं किसान हूँ और मुझे खेती करनी है और मुझे खेती करने के लिए मुझे ट्रैक्टर चाहिए, तो ट्रैक्टर क्या मैं अपनी व्यक्तिगत उपभोग के लिए कर रहा हूँ? नहीं ना। अगर आप किसी भी वस्तु का प्रयोग अपने व्यक्तिगत उपभोग के लिए करते हो तो वो उपभोक्ता वस्तु है। परंतु जब आप किसी वस्तु का प्रयोग अपने कमर्शियल यूज के लिए करते हो तो वो दोस्तों फिर उत्पादक वस्तु है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जिस मोबाइल से ही मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, जब मैं उसको अपने व्यक्तिगत उपभोग के लिए प्रयोग करता हूँ तो तब वो होती है मेरे लिए उपभोक्ता वस्तु। परंतु जब मैं इससे वीडियो बना के यूट्यूब में डालता हूँ तब ये होती है मेरे लिए उत्पादक वस्तु। बहुत ही सिंपल सी बात मैंने आपको समझाई। मैं ये चाहता तो कॉपी में भी लिख सकता था, तो मैंने सोचा क्यों इतना टाइम वेस्ट करूं, जब लिखा हुआ है बस मुझे तो आपको इसको समझाना है। और आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपको पूरे चैप्टर का बेस समझ में आ जाएगा। तो आपको समझ में आ गया जैसे खेती में ट्रैक्टर का प्रयोग। अब ट्रैक्टर जो है कोई भी किसान अपने परिवार या अपनी व्यक्तिगत आवश्यकता की पूर्ति के लिए नहीं करता, अपने व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करता है। तो ट्रैक्टर एक उपभोक्ता वस्तु ना होकर उत्पादक वस्तु है। अब आती है पूंजीगत वस्तुओं से आप क्या समझते हैं, यानी पूंजीगत वस्तुओं से क्या अभिप्राय है। पूंजीगत वस्तु बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी बात, पूंजीगत वस्तु का मतलब होता है बड़ी बड़ी मशीनें जिनका हम प्रयोग करते हैं, उत्पादन प्रक्रिया में प्रयोग करते हैं। और उत्पादन प्रक्रिया में प्रयोग करके उससे हम क्या करते हैं, लंबे समय तक प्रॉफिट कमाते हैं। तो जो हमारे कारखानों में बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं उन्हें ही दोस्तों हम क्या कहते हैं, पूंजीगत वस्तुएं कहते हैं। तो देखिए पूंजीगत वस्तुएं वह वस्तुएं हैं जिनका उत्पादन की प्रक्रिया में कई वर्षों तक प्रयोग किया जाता है और जिनका उच्च मूल्य होता है। मतलब ये सस्ती नहीं होती है, ये महंगी होती है दोस्तों। एक मशीन 1 लाख की, 2 लाख की, 5 लाख की, 20 लाख की, 50 लाख की, 50 करोड़ की, बहुत ऊंची मूल्य होती है इसका। ये उत्पादकों की स्थिर परिसंपत्तियां होती है, यानी फिक्स एसेट्स होते हैं। फिक्स एसेट्स यानी इनका हम बहुत बड़ी मात्रा में प्रयोग, बहुत लंबे समय तक उत्पादन प्रक्रिया में इसका प्रयोग कर सकते हैं। इनका मूल्य बहुत अधिक होता है और दोस्तों ये उत्पादक के लिए स्थिर परिसंपत्ति का काम करती है, यानी फिक्स एसेट्स होते हैं ये उनके। अब बात करते हैं 10वें प्रश्न की कि अंतिम वस्तुओं के 2 उदाहरण दीजिए। भाई अंतिम वस्तुओं के 2 उदाहरण, मध्यवर्ती वस्तुओं के 2 उदाहरण, उपभोक्ता वस्तुओं के 2 उदाहरण, पूंजीगत वस्तुओं के 2 उदाहरण, ऐसे आपसे उदाहरण पूछे जा सकते हैं। तो अंतिम वस्तुओं के 2 उदाहरण है विद्यार्थियों द्वारा पेन का उपयोग। अब विद्यार्थियों द्वारा पेन का उपयोग
एक मध्यवर्ती वस्तु क्यों है? क्योंकि दोस्तों वो अपनी व्यक्तिगत आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रयोग कर रहा है। आप हमेशा याद रखें कि अंतिम वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जिन्हें अंतिम प्रयोगकर्ता अपने व्यक्तिगत उपभोग के लिए प्रयोग कर सकता है। तो अंतिम वस्तु एक जो विद्यार्थी है जब उसका प्रयोग कर रहा है तो वो बाजार में गया था और उसको पेन मिला और अपनी व्यक्तिगत आवश्यकता की पूर्ति के लिए उसका वो प्रयोग कर रहा है। तो पेन का प्रयोग एक विद्यार्थी के द्वारा अंतिम वस्तु का एक उदाहरण है। जबकि अगर सेकंड पॉइंट देखें तो परिवार द्वारा दूध का उपभोग, ये भी देखिए वो इसका क्या कर रहे हैं, अपनी व्यक्तिगत आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रयोग कर रहे हैं। तो वो क्या है, एक अंतिम वस्तु है। अगर वो इसी दूध को बर्फी में बना के बेच देते तो फिर वो मध्यवर्ती वस्तु होती। मेरी बात समझ आ रही है? अगर आप बाजार से कोई भी वस्तु खरीदते हो अपनी व्यक्तिगत आवश्यकता की पूर्ति के लिए तो वो अंतिम वस्तु है। अगर आप बाजार से कोई वस्तु खरीदते हो और उसे फिर दोबारा रीसेल कर देते हो तो फिर वो मध्यवर्ती वस्तु है। बहुत ही सिंपल। अब बात करते हैं हम 11वें प्रश्न की कि मध्यवर्ती वस्तुओं के 2 उदाहरण दीजिए। प्रशासक द्वारा पुस्तक की छपाई के लिए प्रयोग किया गया कागज। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए ये जो किताब है इसको बनाने के लिए हमने बाजार से मार्केट से क्या खरीदा, कागज, और उस कागज को क्या किया, किताब में बदल दिया। तो कागज का प्रयोग हमने कैसे किया, कच्चे माल के रूप में। तो जब भी कोई भी कच्चे माल के रूप में आप किसी वस्तु का प्रयोग करते हैं तो वो कौन सी वस्तु कहलाती है, मध्यवर्ती वस्तु कहलाती है दोस्तों। ऐसी दूसरा एग्जाम्पल, हलवाई द्वारा चॉकलेट बनाने के लिए प्रयोग किया गया दूध, या हलवाई द्वारा प्रयोग किया गया दूध मिठाई बनाने के लिए, खोया बनाने के लिए। बहुत सारे एग्जाम्पल है, बट आपने याद रखना है कि मध्यवर्ती वस्तु का उपयोग व्यक्तिगत आवश्यकता की पूर्ति के लिए होता है, जबकि अंतिम वस्तु का उपयोग एक उपभोक्ता व्यक्तिगत आवश्यकता की पूर्ति के लिए करता है, जबकि मध्यवर्ती वस्तु का उपयोग एक उत्पादक कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। ये मैं आपको समझाना चाहता हूं दोस्तों। अब बात करते हैं निवेश क्या होता है। निवेश बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निवेश देखिए, निवेश का मतलब है निवेश पूंजी के स्टॉक में वृद्धि की एक प्रक्रिया है। अब बहुत सारे विद्यार्थियों को निवेश का मतलब नहीं समझ में आता। बहुत ही सिंपल सा समझाऊं मैं आपको। तो देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं और आपने 10 लाख रुपए की एक मशीन खरीदी जो पेपर बैग बनाती है। मान लीजिए आपने मार्केट से 10 लाख रुपए की एक मशीन खरीदी और जो कि पेपर बैग बनाने का काम करती है। तो वो पेपर बैग बनाने की जो 10 लाख रुपए की मशीन है, आपको खरीदते तो फायदा हो नहीं जाएगा। इन फ्यूचर आप उसका क्या करेंगे, उत्पादन प्रक्रिया में क्या करेंगे, बार बार प्रयोग करेंगे और लाभ कमाएंगे। तो देखिए दोस्तों, निवेश और उपभोग ये दोनों ही एक सिक्के के 2 पहलू है। देखिए अगर हम बात करें व्यय, एक व्यय होता है हमारा उपभोग और एक व्यय होता है हमारा निवेश। दोनों ही व्यय होते हैं। अगर हम उपभोग को बोलें, उपभोग प्लस निवेश, अगर हम व्यय को कहें या समग्र व्यय को कहें तो समग्र उपभोग समग्र निवेश को मिलाकर हम समग्र उपभोग व्यय बोल सकते हैं। तो उपभोग क्या होता है, जब हम अपनी आय का कोई भी भाग या संपूर्ण आय को या आय के एक भाग को किसी वस्तु या सेवा पर व्यक्तिगत आवश्यकता की पूर्ति के लिए खर्च करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, उपभोग कहलाता है। परंतु जब हम किसी वस्तु को बाजार से अपने व्यापारिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए खरीदते हैं, जैसे मैंने पेपर बैग की जो मशीन खरीदी वो उत्पादन प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए की, तो वो मेरा क्या कहलाएगा, निवेश कहलाएगा। तो निवेश का मतलब क्या है, बहुत ही सिंपल, आपने अपने पैसे को निवेश पूंजी के स्टॉक में वृद्धि की एक प्रक्रिया है। यानी आपने अपने 10 लाख रुपए से वो मशीन खरीदी और अपने पैसों को क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। इन फ्यूचर आप पेपर बैग बनाएंगे और उससे पैसा कमाएंगे। तो निवेश भी एक प्रकार का खर्च है, उपभोग भी एक प्रकार का खर्च है, बट उपभोग अपनी व्यक्तिगत आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया जाता है, जबकि निवेश अपने व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। अगर आप एक मशीन
मशीन है आपके पास, आप दूसरी मशीन खरीदते हैं, तीसरी मशीन खरीदते हैं, एक प्लांट लगाते हैं, दूसरा प्लांट लगाते हैं, जिससे आप व्यापारिक दृष्टि से उन्नति प्राप्त कर पाए, व्यापार में तरक्की प्राप्त कर सके, तो वो आपका निवेश कहलाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं 13वां प्रश्न, स्थिर निवेश क्या है। स्थिर निवेश होता है एक माल सूची निवेश होता है। अगर हम निवेश को दो भागों में बांटें तो एक स्थिर निवेश होता है, एक माल सूची निवेश होता है। स्थिर निवेश किया जाता है स्थिर परिसंपत्तियों पर, जैसे बड़ी बड़ी जो मशीनें होती हैं, 1 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 10 लाख, 10 करोड़, इतनी जो महंगी मशीनें होती हैं जिनका हम उत्पादन प्रक्रिया में लंबे समय तक प्रयोग करते हैं और जिनके मूल्य में भी कमी आती है समय के साथ, उन्हें हम स्थिर परिसंपत्ति कहते हैं। और स्थिर परिसंपत्ति पे जो भी खर्चा किया जाता है एक उत्पादक के द्वारा, उसे हम स्थिर निवेश कहते हैं। जबकि माल सूची निवेश क्या होता है, कच्चे माल पर किए जाने वाले व्यय को, अगर आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं बाजार से, तो वो हमारा माल सूची निवेश है, भले उसमें निर्मित वस्तुएं आ जाए, अर्धनिर्मित वस्तुएं आ जाए या फिर कच्चा माल आ जाए। तो अब मैं इसे और अच्छी तरीके से समझाता हूँ। देखिए, स्थिर निवेश क्या है। स्थिर निवेश से अभिप्राय एक लेखा वर्ष की अवधि में उत्पादकों की स्थिर परिसंपत्तियों अथवा पूंजीगत वस्तुओं जैसे प्लांट और मशीनरी के स्टॉक में वृद्धि से है। मान लीजिए मेरा बिहार में जूते बनाने की फैक्ट्री है, तो मैंने क्या किया, रांची में भी एक फैक्ट्री लगा दी और मशीनें उसमें खरीद ली। तो एक्चुअली मैंने क्या किया, स्थिर परिसंपत्तियों का निर्माण किया है। अब बात करते हैं माल सूची निवेश से आप क्या समझते हैं। देखिए, माल सूची निवेश एक वर्ष के दौरान माल सूची निवेश में होने वाले परिवर्तन को उत्पादक का माल सूची निवेश कहते हैं। तो देखिए, माल सूची स्टॉक में 3 चीजें आती हैं। पहला कच्चा माल, दूसरा अर्धनिर्मित वस्तुएं, तीसरा निर्मित वस्तुएं। भाई जो रेडी है, जो सेमी रेडी है या फिर रॉ मटेरियल है, आप इतना सा समझिए, जो करंट एसेट्स पे पैसा खर्च किया जाता है वो स्थिर निवेश कहलाता है, और जो रॉ मटेरियल पे खर्च किया जाता है, करंट कैपिटल जिसे आप कहते हो, वो माल सूची निवेश है। तो ये 14वां क्वेश्चन था। 15वां क्वेश्चन भी हम समझ लेते हैं कि सकल निवेश क्या है। सकल निवेश क्या है भाई, देखिए, सकल निवेश में अगर हम बात करें तो सकल निवेश एक लेखा वर्ष के दौरान उत्पादकों द्वारा पूंजीगत वस्तुओं की खरीद पर किया गया व्यय है, जिसमें शुद्ध निवेश और पुनर्स्थापन लागत भी शामिल है। यानी सकल निवेश की बात करें तो अभी मैंने आपको बताया था, जो हमारी स्थिर परिसंपत्तियां होती हैं समय के साथ उनके मूल्य में क्या होती है, कमी भी आती है, अगर उस कमी को भी अगर हम जोड़ दें तो वो हमारा क्या कहलाएगा, सकल निवेश। तो दोस्तों, ये था आज का पहला वीडियो। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।